हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट एंटिसिपेटेड टॉपिक की, विच इज फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ये है यूनिट 7। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने अगर पिछले 6 यूनिट्स का पीवाईक्यू सीरीज नहीं देखी है तो इधर आई बटन पे क्लिक करो, जाके वो देख लो। सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको एक डिटेल्ड तरीके से मिल जाएंगे। आज हम शुरू करेंगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको ये शीट कंप्लीट ऐसे खुद सॉल्व करने के लिए चाहिए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज है, तो आपको क्या करना है, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो जेनेट डाउनलोड कर लो, अगर आप आईओएस यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लो। उस पे इस कोड का TKSHMF डाल के अपने मोबाइल नंबर से साइन इन कर लो, तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, विच केम इन 2025। अब 2025 में जो क्वेश्चंस हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन ये था, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ₹100 मेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एंड कंटिन्यूइंग फॉरएवर। कंटिन्यूइंग फॉरएवर का मतलब क्या है? ये परपेचुइटी का सवाल है। अब इफ द मनी इज वर्थ 5% कंपाउंडेड एनुअली, इसका आंसर क्या होगा? देखो, अगर कॉन्सेप्ट समझना है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, नीचे डिटेल वन शॉट में मिल जाएगा। लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी प्रेजेंट वैल्यू है वो आपके मंथली पेमेंट्स डिवाइडेड जिससे कंपाउंडिंग तुम कर रहे हो वो हो जाएगी। अब आपकी मंथली पेमेंट्स अगर 100 रुपए हैं, सीक्वेंस में 100 मेड एट द एंड, मतलब ईयरली पेमेंट्स अगर 100 रुपीज है और आपका पैसा 5% है, तो 0.05 यहां से आ जाएगा। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। यहां से आप हटाओगे 2 जीरो और आएंगे और कट के आ जाएगा 2000 रुपए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब 2000 अगर आपके बैंक अकाउंट में पड़े हैं या कहीं पड़े हैं और 5% से मनी ग्रो होता है तो आप उससे हर साल 100 रुपए निकाल सकते हो और ये कंटिन्यू जिंदगी भर चलता रहेगा कंटिन्यूएशन में। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्विवेलेंट टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। 2026 के पेपर में इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कोर्स में तो नहीं है, लेकिन दिस इज सेम एज CAGR और आपको पता होना चाहिए कि इफेक्टिव रेट होता क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका सवाल का जो आंसर था वो ऐसे समझो। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, मान लेते हैं, और ये 4% कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब क्या है? आपके आपको ये 4% पर एनम का दिया है, कंपाउंडेड सेमी दिया है, मतलब 6 महीने बाद आफ्टर 6 मंथ्स आपका 2% पैसा बढ़ जाएगा तो 102 बन जाएगा। फिर उसके 6 महीने बाद फिर से 2% बढ़ जाएगा, तो आपके पास जो पैसा आएगा वो कितना आएगा? इट विल बी 104। इसका 2 रुपए का 2% विल बी 0.04, 104.04, ऐसा कुछ मिल जाएगा। तो आपका नेट जो 100 रुपए था वो 104 रुपए और 4 पैसे बन गया। तो जो इनका डिफरेंस है 4.04%, दिस विल बी द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये एक सिंपल सा तरीका है इसको निकालने के लिए। और अगर आपको और अच्छे से फॉर्मूला जानना है तो 1 + i रेज टू द पावर n - 1, ये होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला, जहां पे i क्या है? कंपाउंडिंग पर पीरियड, और n क्या है? नंबर ऑफ पीरियड्स। जनरल इफेक्टिव ऑफ ए रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो n होता है वो एक साल के लिए होता है, तो इट कुड बी 2, 3, 4 डिपेंडिंग क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है या फिर एनुअली है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन 18 पे। तो देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन सेम MCQs फाइनेंशियल मैथमेटिक्स से आते हैं, इसीलिए कहते हैं 15 नंबर तुमको यहां से मिलते हैं। The CAGR of an investment whose starting value is 5,000 and it grows to 25,000 in 4 years। आज 5,000 रुपए है, 4 साल के बाद 25,000 रुपए हो जाएगा। तो आपको अगर CAGR का फॉर्मूला नहीं याद है तो आप बना भी सकते हो। वैसे CAGR का फॉर्मूला इज वेरी इजी, फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द प्रेजेंट वैल्यू इस पूरे की पावर 1/n माइनस में 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर CAGR। अब फाइनल वैल्यू जो आपकी है वो 25,000 रुपए है। आपकी करंट वैल्यू जो थी यानी जिससे आपने ग्रो करना शुरू किया 5,000 है, ये आ जाएगा 1/4 माइनस में 1, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1/4, जो एक्चुअल में आपको देखो दिया भी है 5, 0.25 माइनस 1, इसकी वैल्यू होती है 1.4953 माइनस में 1, इसको माइनस करोगे तो 0.4953, ये दिस इज द नंबर, और यू कैन से इट इज 49.53%। दिस इज द CAGR और ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूले बिना किसी दिक्कत के आप इसको सॉल्व कर सकते थे। डन। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। ये है 3 नंबर का क्वेश्चन। कैलकुलेट EMI अंडर फ्लैट रेट सिस्टम। EMI में बहुत कंफ्यूजन हो रही है ना, इस साल अमोर्टाइजेशन कोर्स में नहीं है। कब था? 2023 में था, उसके बाद से अमोर्टाइजेशन आया ही नहीं है। अमोर्टाइजेशन होता क्या है? जब आपसे वो मंथली कोई भी मंथ का, जैसे आपने EMI लिया, मानो 10 साल के लिए लिया, ठीक है, हर 120 मंथ हो गए, 10 साल का मतलब 120 मंथ, तो आपसे बोल सकते हैं कि 100 मंथ में तुमने कितना प्रिंसिपल पे किया था, कितना इंटरेस्ट पे किया, वो अमोर्टाइजेशन होता है जो नहीं आएगा। और अगर आता भी है, नहीं आएगा वैसे आता भी तो छोड़ दो, ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, दर्द कम रहेगा।
Calculate EMI under flat rate system for a loan of 5 lakh with 7.5 annual interest rate for 5 years. अब flat rate is a very interesting thing. बहुत easy से आप इसका आंसर निकाल सकते हो. तो आपके जो number of periods है वो कितना है 5 years है, क्योंकि हम EMI monthly देते हैं तो 5 into 12 is 60. ये total आपका EMI पीरियड हो जाएगा कि तुमको 60 मंथ तक EMI देनी है. इसके बाद तुमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 5 लाख का, क्योंकि ये फ्लैट रेट सिस्टम है तो हम सीधा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं 5 लाख का एट 7.5% फॉर 5 इयर्स. हम साल भर का कर दे रहे हैं, 60 करने को मतलब नहीं है, डिवाइडेड बाय 100. यहां से अगर आप हटाओगे एक जीरो और 1 2 3 1 2 3 कट जाएगा. अब यहां से 500 into 75 into 5, तो आप इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर लोगे. 5 5 से 25, 25 into 75. तो आपको बस यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन, ऐड मत करना, मल्टीप्लाई करना. 5 5 से 25, 5 7 से 35, तो 375 आ जाएगा. 2 5 से 10 एंड 2 7 से इधर आ जाएगा 150. तो 5 7 8 एंड 1 1875. तो 1875 और 2 जीरो थे तो 2 जीरो यहां पे लग जाएंगे. तो 1,87,500 विल बी योर इंटरेस्ट. जो आपकी EMI बनती है इस सिस्टम के अंदर, EMI होती है P प्लस आई डिवाइडेड बाय N. अब प्रिंसिपल तो आपका 5 लाख का था, उसमें इतना जोड़ दोगे तो 6,87,500 रुपीज डिवाइडेड बाय 60. अब थोड़ा सा कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए आई एम यूजिंग कैलकुलेटर. 6,87,500 divided by 60, the answer is 11,458.33 rupees. ये आपकी EMI बन जाएगी. This is the final answer. ओके बस आपको ऐसे ही लिख के खत्म करना है. आप डिवाइड करोगे, ऑब्वियसली टाइम आपको इतना ही लगेगा, मेरे को जल्दी करना था इसलिए आपका आंसर हो जाएगा. So this is your next question, question 35. A machine costs 1 lakh rupees and if its effective life is estimated to be 12 years. A sinking fund is created for replacing the machine by a new model at the end of its lifetime. When its scrap value realizes sum of 5,000 only. Okay. Find what amount should be set aside at the end of each year out of the profits for the sinking fund if it accumulates at 5% effective rate of interest. तो भाई हमें बहुत सारी चीजें इसमें बता दी गई. सबसे पहले तो आपकी जो मशीन 1 लाख रुपए की है और आपको पुरानी मशीन बेचोगे तो 5,000 मिलेगा. तो जो तुम्हारा सम है, जो रिक्वायर्ड सम है, स्क्रैप वैल्यू नहीं, लेट्स से जो सम रिक्वायर्ड उसको हम P बोल देते हैं. ये 1 लाख माइनस 5,000, तो इट विल बी 95,000. दिस इज द सम रिक्वायर्ड. ये तुमको लिख चाहिए. अब तुम्हारा जो आई है दैट इज 5%. अब परसेंटेज को हमें एनुअली में है तो 0.05 आ जाएगा. नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि हम हर साल पैसा इकट्ठा कर रहे हैं तो 12 है. अब हमको सिंकिंग फंड का वैल्यू बस एक फॉर्मूला लिखना है. तो सिंकिंग फंड का जो फॉर्मूला होता है वो आता है P इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस में 1. ये सिंपल सा सिंकिंग फंड का फॉर्मूला होता है. इसको आप याद कर लो, जैसे भी करना है मतलब कर लो, आसानी से तुम्हें समझ में आ जाएगा. फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू रख के तो तुम्हें 95,000 चाहिए था. 95,000 into 0.05 divided by 1.05 raised to the power 12 माइनस में 1. और ये नंबर देखो आपको पता है, यहां से हटाओगे तो तुम्हें 950 into 5 मिलेगा डिवाइडेड बाय 1.05 की पावर 12 1.7958 माइनस 1. तो इधर आ जाएगा 950 into 5 डिवाइडेड बाय 0.7958. ठीक है. So this is what you'll be getting. Let's use the calculator. एक सेकेंड रुकना. तो 950 into 5 divided by 0.7958. 5. So the answer will be 5,968.83 rupees. ये आपका अमाउंट होगा जो सिंकिंग फंड में रिक्वायर्ड होगा. इस कैलकुलेशन को मैंने और डिटेल में एक वीडियो में आपको बताया है, उस वीडियो को देख लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. हम अगले सवाल के ऊपर, जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था. रमेश ने होम लोन लिया 7 लाख रुपए का फ्रॉम अ बैंक एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम. सिबिल अच्छा नहीं था भाई का. फॉर 30 इयर्स टू बी पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट. टाइम भी बहुत लिया है इन्होंने. तो जो पहला पार्ट है, राइट द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग EMI बाय रिड्यूसिंग बैलेंस में. अब ये स्ट्रेट लाइन में नहीं पूछेंगे, इतना बड़ा अमाउंट है स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ना लेंगे. तो जो आपका EMI का फॉर्मूला होता है, EMI इज इक्वल्स टू P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1. इसका एक वेरिएशन भी मैंने तुमको ऑलरेडी बता रखा है. दोनों में से जो फॉर्मूला, मैंने इसका यूज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि
क्वेश्चन में वैल्यू दी होगी, इन्होंने दी है नहीं दी है, मैंने लिखना भूल गया, भी लिख देता हूं। तो P यहाँ पे पहला पार्ट हमने लिख दिया, राइट द वैल्यूज ऑफ P I एंड N रिस्पेक्टिवली। अब P की जो वैल्यू है, जो इसका सम है 7 लाख रुपीज है, इसका जो I है, I इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, दिस इज 12%, लेकिन हम पेमेंट्स जो है वो मंथली पेमेंट्स करेंगे, तो 12% ये I नहीं है, ये अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वील राइट R। ठीक है, आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो पर मंथ के बेसिस पे लगता है, और ये हिंट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेट मी राइट द वैल्यूज फर्स्ट, लेट मी सी द वैल्यूज। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत थी, ये 20 इयर्स था, 30 इयर्स नहीं था। जो क्वेश्चन था वो 20 इयर्स पे था, 30 इयर्स पे नहीं था, तो इसमें 240 दिया है। दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 10.89। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगी, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, मैं इसमें लिखना भूल गया था। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, रिटर्न इन 2 years, इफ द लोन टू बी रिटर्न फाइंड द EMI, और इफ द लोन इज टू फाइंड EMI, मतलब वही है कि 20 साल की हम यहाँ पे बात करेंगे, सिर्फ 20 साल की। ओके, क्योंकि हमारा जो कैलकुलेशन है वो 20 साल पे ही होना है, तो आपका जो n है, n is equals to 20 years into 12, तो 20 into 12 is 240, 240 मंथ्स है। तो I की वैल्यू क्या होगी बच्चों, I की वैल्यू होगी 12% डिवाइडेड बाय 12, विच इज 0.01। इसीलिए देखो हिंट में भी आपको ऐसे ही दिया रहेगा। अब हमें EMI का फॉर्मूला पता है, थर्ड पार्ट में हमें इसे वैल्यू रखनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। सो द EMI is equals to the principal, which was 7 lakh rupees, into I, which is 0.01 into 1 plus I, यानी 1.01 raised to the power 240 divided by 1.01 raised to the power 240 minus में 1. So the final answer will be, इसको आप simplify करोगे तो ये 70000 आ जाएगा, टोटल 3 0 बचेंगे ना, 3 0 बचेंगे, into इसकी वैल्यू 10.89 होगी, डिवाइडेड बाय 10.89 माइनस 1 9.89 हो जाएगी। तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल आंसर विल बी 7000 मल्टीप्लाइड बाय 10.89 डिवाइडेड बाय 9.89। तो टोटल जो पैसा पेएबल होगा मंथली, that would be 7707.78 rupees. That is the correct answer. तो आपको ऐसे इसको सिंप्लीफाई करना था और ये आंसर लिख देना था। सो आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। So the next question comes under 2024. Using flat rate method, the EMI to repay a loan of 20,000 in 2.5 years at an interest of 8% per annum. सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकाल लेंगे हम 20,000 into 2.5 year is 2.5 और 8% पर एनम, यानी कि into 8 divided by 100। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2.5 into 200 is just 500 into 8, 4,000 रुपीज, ये 4,000 रुपए आ जाएगा। और हमें EMI कैलकुलेट करनी थी, EMI होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो टोटल आ जाएगा यहाँ से 24,000, 20,000 प्लस 4,000 डिवाइडेड बाय n था 2.5, तो 2.5 into 12 आ जाएगा इधर से 30, तो ये आ जाएगा 24,000 अपॉन 30, which is equals to calculating all this will give you 800 rupees. That is the correct answer for this question, which is option B. तो इस तरीके से आपको सिंप्लीफाई करना है एंड यू आर गुड टू गो। बढ़ते हैं हम अगले सवाल के ऊपर, which is this one. A mobile phone cost 12,000 and its scrap value after useful life of 3 years is 3,000. मतलब टोटल 3,000 रुपए गए। Then the book value of the mobile phone at the end of the 2 years is what? अब समझो, ये लीनियर डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन है। 12,000 रुपए माइनस 3,000 रुपए, ठीक है, डिवाइडेड बाय, हम यूजफुल लाइफ कितनी है 3 साल की, तो आपका टोटल जो पैसा लगा है वो कितना लगा, इट विल 9,000 3,000 रुपीज, मतलब जो डेप्रिसिएशन है, जो आपका डेप्रिसिएशन हुआ वो 3,000 रुपए का हुआ। तो बुक वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट आफ्टर फर्स्ट ईयर, है ना, आफ्टर फर्स्ट ईयर 12,000 में से आप 3,000 हटा दोगे, जो बचेगा 9,000 रुपए। फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा, 9,000 में से आप 3,000 हटा दोगे तो बचेगा 6,000 रुपए। और थर्ड ईयर में क्या होगा, 3 साल की यूजफुल लाइफ थी, 6,000 में आप 3,000 हटा दोगे तो बचेगा 3,000 रुपए। यही सवाल था कि स्क्रैप वैल्यू 3 साल के बाद 3,000 रुपए है, राइट। और देन द बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years 6,000 रुपए बुक वैल्यू थी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
आई होप समझ में आ रहा है कि मतलब क्या बुक वैल्यू का, कि भाई कितना हुआ 2 साल बाद। तो हमने डेप्रिसिएशन निकाला कितना हो रहा है हर साल, उस हिसाब से वी कैलकुलेटेड इट। व्हाट सम ऑफ मनी शुड बी डिपॉजिटेड एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ टू अक्यूमुलेट 50,000 इन 8 years if the money is worth 6% compounded semi annually? तो ये कौन सा सवाल है? ये वापस से सिंकिंग फंड का क्वेश्चन है कि भाई आपको हर 6 महीने में एक पैसा जमा करना है ताकि आपके पास 50,000 रुपए बन जाए 8 साल के अंदर, और मनी जो है वो 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। इससे हमें बहुत ज्यादा हिंट मिल जाता है कि जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होने वाले हैं वो 16 होने वाले हैं, राइट। भाई नंबर यहाँ पे जो है वही नंबर ऑफ टर्म होगा, जो हमारा आई होगा वो 0.03 होगा। 6% पर एनम है लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली हो रहा है, तो आई ये हो जाएगा। और टोटल 8 साल थे इसीलिए एंड 16 है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। जो इसका द अमाउंट ऑफ मनी टू बी डिपॉजिटेड होगा दैट वुड बी P इंटू आई, जो आपका प्रिंसिपल है विच इज 50,000 इंटू आई विच इज 0.03। मैं ऑलरेडी इसका फॉर्मूला आपको डिस्कस कर चुका हूं। फिर 1.03 रेज टू द पावर n माइनस में 1। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे विल गेट 50,000 इंटू 0.03 डिवाइडेड बाई ये n 16 था बाय द वे, और यहाँ पे आ जाएगा 0.6047। देखो 1.6047 आएगा, माइनस 1 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। सो द फाइनल आंसर विल बी 50,000 into 0.03 divided by 0.6047. The final answer is 2480.57. This is the correct answer, which is option C. So I hope this is clear. Let's move on to the next question. इस क्वेश्चन में बोला गया है at 6% compounded quarterly find the present value of a perpetuity of 600 payable at the end of each quarter। हमें सवाल दिया है पर एनम पे, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करेंगे। सो आई मेरा आ जाएगा 6%, 6/100 और 4 से और डिवाइड करोगे तो 0.015 आ जाएगा। करेक्ट, 0.015। और इसको ऐसे भी छोड़ना है तो ठीक है, तो इसको काटोगे 3/2 आएगा, इसको काटोगे तो 1.5 आएगा, तो यू कैन राइट 1.5/100। अब इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, ठीक है। आपको चाहिए कि आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू या हमारे प्रेजेंट वैल्यू की क्या होगी, इट विल बी आर अपॉन आई। जो पेमेंट्स आपको मिल रही हैं 600 रुपए, वो मिल रही है इस इंटरेस्ट पे 1.5 डिवाइडेड बाय 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, राइट। तो ये कटेगा, तो आपको ऐसे तो 4 मिलता, 2 जीरो और लगेंगे, तो 400 इंटू 10 इज 40,000 रुपीज। सो दिस इज द फाइनल आंसर। 2 नंबर में बस आपको ये करना था, फॉर्मूला लिखना था, और इतना करके आपका ये आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। बस बात खत्म। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 25, और इसमें 2 पार्ट्स थे और करके आता है। पहला सवाल है कि assume an investor starting value is 20,000 grows to 50,000 in 3 years. Calculate the CAGR, or a man bought an item for 12,000 at the end of the year he decided to sell it for 15,000. If the inflation rate was 6%, find the nominal and real rate of return. अब अगेन ये जो पार्ट है ये आपसे क्वेश्चन से हटा हुआ है। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने एक अलग बात थी। अच्छा, बाय द वे होता क्या है नॉमिनल और रियल रेट ऑफ रिटर्न? नॉमिनल रेट वो होता है जो क्वेश्चन में स्पेसिफाई होता है। जैसे इसने बोला कि 10% है या 6% है, तो ये नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हो गया। अब एक्चुअल में मानो तुमने ज्यादा कंपाउंडेड जो कंपाउंडिंग जो है वो सेमी एनुअली हो गई, तो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न डिफरेंट होता है। तो जो स्टेट किया जाता है वो नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो एक्चुअल में वैल्यू निकल के आती है वो इफेक्टिव रेट ऑफ रिटर्न यहां पे बनता है। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ CAGR वाला सवाल करना है, बहुत ईजी है। अज्यूम एन इन्वेस्टमेंट इज दिस, तो आपका CAGR फॉर्मूला आपको पता ही है CAGR का, इट इज FV अपॉन PV पावर 1/n माइनस में 1। FV इसका भाई 50,000 है, PV इसका 20,000 है, पावर में 1/3 आएगा और माइनस में 1। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2.5 की पावर 1/3 माइनस में 1। इसको हम लोग कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज पावर दिया ही नहीं है, बहुत बढ़िया। तो 2.5 की पावर 1/3 बुक में आपको यहाँ पे क्वेश्चन में मिलेगा, अभी दिया नहीं है। लेट मी चेक दिस वैल्यू वंस। 2.5 raised to the power 1/3 should be equal to 1.357। ये वैल्यू आपको बुक में मतलब सवाल में ही दी होगी, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1.357 माइनस में 1, तो दिस विल बी 0.357, और यू कैन से इट इज 35.7%। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये आपको बस करना था,
ये वैल्यू दी रहती है, यहाँ मिस हो जाती है भाई पीपीटी बनाने में एक दो वैल्यूज, डोंट वरी अबाउट इट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, 3 नंबर का क्वेश्चन था। इसको इस क्वेश्चन में बोला है रीसेंट अकाउंटिंग ग्रेजुएट ओपन अ न्यू बिजनेस एंड इंस्टॉल्ड अ कंप्यूटर सिस्टम दैट कॉस्ट 45,200। द कंप्यूटर सिस्टम विल बी डेप्रिशिएट लीनियरली ओवर 3 years एंड विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 0। बहुत अच्छी बात है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन बता दो और लीनियर इक्वेशन बताओ बुक वैल्यू की, और बुक वैल्यू 1.5 साल के बाद क्या होगी। गॉट इट। तो पहला पार्ट है द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है। तो तुम ये बोल सकते हो जो अभी करंट वैल्यू है 45,200 माइनस में फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इयर्स विच इज 3। अब इसको डिवाइड करेंगे 45,200 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 15,000, इट इज 15,066 है तो 67 बोल सकते हो आप, 15,067 रुपीज। ठीक है, ऐसे आ गया 66 पॉइंट टी भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 0.67, दिस इज बेटर राइटिंग दिस। और ठीक है, ये आपका इस तरीके से डेप्रिशिएट होगी, ये पहले पार्ट का आंसर। दूसरे पार्ट का जो बुक वैल्यू होगी, बुक वैल्यू की हमसे इक्वेशन पूछी थी। सो बुक वैल्यू विल बी इक्वल्स टू जो करंट प्राइस है 45,200 माइनस इट विल बी 15,066.67 टाइम्स टी। ये हो गया इक्वेशन। थर्ड पार्ट में 2 साल के बाद 1.5 साल में क्या होगा, तो इसकी जो बुक वैल्यू है 1.5 साल में, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.5 से 22,600। तो जो 1.5 साल बाद होगा 45,200 माइनस 22,600, माइनस कर लेंगे इसको, फाइनल आंसर इज 22,600। आधा हो गया ना भाई, 3 साल में स्क्रैप वैल्यू 0 हो जाएगी, तो एग्जैक्टली आधे में तो आधा ही होगा 1.5 साल में। कॉमन सेंस से आंसर आ जाता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। What find the effective rate which is equivalent to the normal rate या nominal rate compounded semi-annually and quarterly। अब देखो नॉमिनल रेट का एक फॉर्मूला हुआ करता था, अभी तुमको नहीं जानना, मतलब क्या कहते हैं, इफेक्टिव रेट का एक फॉर्मूला होता था। इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई माइनस में 1। तो ये फॉर्मूला अब आपको पढ़ना नहीं है, था अब नहीं पढ़ना, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, विच इज दिस वन, 5 नंबर का। और यहाँ पे ईएमआई का पूरा पूरा बन गया। ओके, बहुत लंबा पैसा ले रहे हैं। अमृता बाइज a car for which she makes a down payment of 2,50,000 and the balance is to be paid in 2 years by the monthly installments of 25,448 each. If the financier charges an interest rate of 20% per annum, find the actual price of the car। तो टोटल हमको इसमें एक्चुअल प्राइस निकालना है कार का। इसमें एक चीज इंफॉर्मेशन और अवेलेबल थी कि 1.01667 रेज टू द पावर 24 जो है ये है 1.489। ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही दी रहती है, अभी भी यहाँ पे दी है। तो क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम्ड है कि देखो 2.5 लाख तो उसने डाउन पेमेंट दी है, और जो बचा हुआ बैलेंस है वो दो साल में पे हो जाएगा। इफ द फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट रेट एट 20% पर एनम। अब बहुत अच्छी चीज है, रेट है 20% पर एनम, तो आई कितना हो जाएगा, इट विल बी 20 डिवाइडेड बाय 12 एंड 100। तो दिस इज 1/5, 1/60। अब 1/60 ही की वैल्यू होती है 0.01667। तो हमेशा जो वैल्यू दी होती है उससे मैच तो करेगा ही। 2 साल है, 2 into 12 is 24। सारी पेमेंट्स आ गई। अब हमें फॉर्मूला ईएमआई का पता होता है, is equals to principal into I into 1 plus I raised to the power n divided by 1 plus I raised to the power n minus में 1। हमको प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी, तो प्रिंसिपल हो जाएगा EMI टाइम्स में 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस 1। ये अपने में एक वैल्यू है, डिवाइडेड बाय ये भी नीचे आएगा 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस, और मल्टीप्लीकेशन में i। सो दिस गोज हेयर, दिस गोज हेयर। अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है, तो बस थोड़ा सा चेंज है, रीअरेंज्ड है, बाकी वैल्यू तो आपको पता ही है। यहाँ पे आ जाएगा 25,448 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 1, एक बार फॉर्मूला पे लिखना जरूरी है, रेज टू द पावर 24 माइनस में 1 डिवाइडेड बाय 1.01667 रेज टू द पावर 24 इंटू 0.01667
01667. This is the final value that you need to calculate. बड़ा पेचीदा सा है और अब ऐसे सवाल वो पूछते हैं नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया तो तुम क्या करोगे, इसमें 1.489 है, -1 करोगे तो 0.489 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.489 मल्टीप्लाइड बाय 0.01667, तो आपको ये नंबर मिलेगा। मैं तो यहाँ पे कैलकुलेटर से कर सकता हूं, लेकिन इसका जो सही तरीका होता है वो लॉग से करना होता है। 25448 मल्टीप्लाइड बाय 0.489 डिवाइडेड बाय 1.489 फिर से डिवाइडेड बाय 0.01667, सो कुछ ऐसा हमको मिलेगा। सो द प्रिंसिपल वैल्यू आई एम गेटिंग इज 5,01,339 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 340 बोल दो क्योंकि वो है तो 340 रुपए ऐसा कुछ मिल रहा है। तो ये प्रिंसिपल है जिसका आपका ईएमआई बना था। अब देखो ईएमआई तो इस पे बना था, लेकिन उसने डाउन पेमेंट भी की थी 2.5 लाख रुपए की, तो जो कार की नेट वैल्यू आएगी दैट वुड बी दिस 2.5 लाख रुपए प्लस 5,01,340 रुपए। द फाइनल आंसर इज 7,51,340 रुपीज। दिस इज द फाइनल आंसर। अब ये कैलकुलेशन में सबको दिक्कत होती है, ठीक है, इसका मैं एक सिंपल से तुम्हें तरीका बताता हूं कैसे अप्रोक्सीमेट करना है, भी बता रहा हूं, डोंट वरी। सो व्हाट आई डिड, व्हाट आई कैन डू इज, व्हाट यू कैन आल्सो डू, यू गाइस कैन आल्सो डू इज कि इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग दिस व्हाट आई कैलकुलेटेड, हम क्या कर सकते हैं, हमें दिया 25448 इनटू लेट्स टेक 0.5, क्योंकि 0.489 राउंड ऑफ टू 0.5, 1.5 इनटू 0.16 है तो 16 ही ले लो, 0.016। अब इसको कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेटर में अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो देखो वैल्यू तो डिफरेंट आएगी, ये नहीं बोलूंगा सेम ही आएगी, इन 25448 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मतलब इसका आधा हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1.5 से और फिर इसको डिवाइड करेंगे 0.016 से। सो द फाइनल आंसर इज 5,30,000। देख रहे हो कितना थोड़ा सा ज्यादा ये एक्सीड कर जाता है, इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यूज होना जरूरी होती है। लेकिन अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही है, इसके अलावा तुम कुछ और कर भी नहीं सकते। दूसरा तरीका होता है जो एक्चुअल सही तरीका है इन क्वेश्चंस को करने का, दैट इज गिविंग अ कैलकुलेटर। सीबीएसई वालों, अगर गलती से मेरी वीडियो तुम तक पहुंच जाती है या जितने जो भी बच्चा इसको काट के डाल देना भाई रील में, तो सीबीएसई वालों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप मुझे खुद बताइए, आप बताइए कोई भी आपका ऑफिशियल आए और हाथ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके दिखा दे, ठीक है, जो भी अप्लाइड मैथ्स या मैथ्स देने का जिम्मेदार है, जो भी डिसीजंस लेता है, मुझे आपसे जानना है कि बच्चा ये सवाल कैसे सॉल्व करेगा जब आप लॉग टेबल भी उसको प्रोवाइड नहीं करते हो। हाँ, लॉग टेबल से हो सकता है, मुझे भी पता है, बट क्या आप लॉग टेबल प्रोवाइड करते हो? और अगर लॉग टेबल प्रोवाइड करते हो, क्या उतना टाइम मिलता है कि इसको लॉग में कन्वर्ट करके वो बच्चा सॉल्व करेगा? आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा जरूर। और आप में से कोई भी सीबीएसई ऑफिशियल एक बार इसको सॉल्व करके जरूर दिखाना, तो पता चलेगा कि आप अप्लाइड मैथ्स जैसे सब्जेक्ट तो देते हो जिसमें फाइनेंशियल मैथ्स जो है वो अप्लाइड मैथ्स का बैकबोन है, और आप कैलकुलेटर भी नहीं देते हो। आप बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा कैलकुलेटर है, बच्चा कंप्यूटर है? तो यार ये बच्चों, आप लोग भी इस पे आवाज उठाओ, जब तक आवाज नहीं उठेगी जो चीजें चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। तो हमें अपनी बात रखनी है और सीबीएसई वालों को टैग करना है इसमें, इस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे, तो ये कर देना ताकि उन तक ये बात पहुंचे, ठीक है। आप मुझे इसको कैलकुलेट करके दिखाना जो भी सीबीएसई वाले ऑफिशियल्स हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। खैर ये 2023 के क्वेश्चंस हैं और 2023 में बोला गया है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुइटी ऑफ आर पेएबल एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड व्हेन द मनी इज वर्थ आई रुपीस पर पीरियड इज गिवन बाय व्हाट, क्योंकि एट द एंड पेमेंट करना है तो आर अपॉन आई होता है, एट द बिगिनिंग पेमेंट करना होगा तो आर प्लस आर अपॉन आई होगा। तो ये बेसिक सा सवाल था, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे, कोर्स में नहीं था। क्वेश्चन 30 में an asset cost 44,50,000 with an estimated useful life of 5 years and a scrap value of 1 lakh. Using the linear depreciation method, find the annual depreciation of the asset and construct a yearly depreciation schedule. मैंने आपको ये और बहुत अच्छे से सिखाया है। क्वेश्चन 30 के दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट यहाँ करेंगे, अगले पार्ट में अलग से करेंगे। तो ए पार्ट में क्या होगा, एनुअल डेप्रिसिएशन शेड्यूल कैसे होता है कि आपका डेप्रिसिएशन 5 साल में हो रहा है, स्क्रैप वैल्यू इतनी है, तो आपको पहले तो ये बताना है कितना डेप्रिसिएशन हर साल हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आप बस 4,50,000 माइनस कर देंगे 1 लाख रुपए से,
डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 70,000 का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। 3,50,000 डिवाइड बाय 5, 70,000 आ जाएगा। अब ये काम आपका हो गया। शेड्यूल कैसे बनता है कि आपको यहाँ पे ईयर लिखना है, ठीक है ना, ईयर लिखना है, स्टार्ट ऑफ द ईयर एट द एंड, है ना, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ द ईयर है एंड, और यहाँ पे वैल्यू है, ये वैल्यू एट द स्टार्ट आप लिख सकते हो, फिर डेप्रिसिएशन हुआ है और वैल्यू एट द एंड। ये शेड्यूल आप बना सकते हो इस तरीके से। स्टार्ट ऑफ द ईयर में जो वैल्यू थी वो 4,50,000 रुपीज थी, 70,000 का डेप्रिसिएशन हो गया, तो आपका बचा 3,80,000। फिर अगले साल के स्टार्टिंग में यहाँ पे ईयर वैल्यू भी लिख सकते हो, कौन सा ईयर है, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 एंड ईयर 5। ठीक है, ये आपका टोटल 5 साल हो गए। इधर 3,80,000 है, फिर 70,000 में हो जाएगा, फिर 3,10,000 रुपीज आ जाएगा, फिर 3,10,000 रुपए है, फिर 70,000 रुपए माइनस हो जाएगा, तो 2 लाख रुपए, 2,40,000 रुपए आ जाएगा। फिर 2,40,000 रुपए स्टार्टिंग में, फिर 70,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1,70,000 आ जाएगा, फिर 1,70,000 लिखोगे और 70,000 का डेप्रिसिएशन लोगे, फिर 1 लाख रुपीस आ जाएगा। दिस इज द डेप्रिसिएशन शेड्यूल। डरना नहीं है, 3 नंबर में और क्या मांगते हो आपसे, एडिशन सब्ट्रैक्शन करना, अकाउंट्स में तो करते ही करते हो। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसका बी पार्ट फिर करते हैं, पहला पार्ट तो इजी था। बी पार्ट में बोला है अमृता ने कार ली 12,50,000 की एंड मेक्स अ डाउन पेमेंट ऑफ 3 लाख रुपए। द बैलेंस अमाउंट इज टू बी पेड इन 4 years बाय इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स एट इंटरेस्ट रेट रुपीज एट 15% पर एनम। तो हमारा आई निकलेगा 15% डिवाइडेड बाय 12, और परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/4 1.25, तो आई आ जाएगा 1.25 डिवाइडेड बाय 100। अगर इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो 0.0125 आ जाएगा। ये हमारे आई की वैल्यू है। अब सवाल के अंदर ऑब्वियस सी बात है 1.012 रेज टू द पावर, जितने भी टर्म है इसका, कितना टर्म है, बैलेंस अमाउंट टू पेड इन 4 years, 4 साल है, तो n जो होगा वो 48 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू आपको सवाल में दी होगी। अब हम उस पर आते हैं, लिख भी देते हैं, 48। ऑब्वियस सी बात है 4 साल में 12 महीने होते हैं, 12 4 इंटू 12 48 हो जाएगा। और कितना हमको प्रिंसिपल देना है, जिस प्रिंसिपल पे बनेगा, तो 12,50,000 रुपए की कार थी, 3 लाख रुपए की हमने डाउन पेमेंट करी। अब इसका आ जाएगा 9,50,000 रुपए, तो 9,50,000 रुपीज इज द प्रिंसिपल वैल्यू। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू पे हमें ईएमआई कैलकुलेट करना है। अब ईएमआई का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है P इंटू आई इंटू 1 प्लस आई रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n माइनस p1। सो दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल बी यूजिंग टू कैलकुलेट द ईएमआई। ओके, अब यहां से वैल्यूज रखना शुरू करेंगे। 9,50,000 into 1.0125 raised to the power 48, सेम चीज, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें सवाल में दी होगी, लेट मी चेक दैट। 1.814, दिस इज द वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन, 1.814। तो यहां पे रख लेते हैं 9,50,000 into 1.814 डिवाइडेड बाय 0.814। ओके, यहाँ पे एक चीज मिसिंग थी, यहाँ पे मुझे आई भी मल्टीप्लाई, आई कैसे भूल गया, आई आ जाएगा 0.0125। ओके, तो वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 9,50,000 इंटू 1.814 इंटू 0.0125 डिवाइडेड बाय 0.814, तो आंसर आ जाएगा 26,000 समथिंग, यस 26,463 रुपीज। ये आपका ईएमआई बनेगा पर मंथ का, 0.45 भी है, ऑब्वियस सी बात है। सो दिस इज द फाइनल आंसर ईएमआई का क्वेश्चन। फॉर्मूला याद रखो, गलती मत करो, मिस्टेक मत करो, आंसर आ जाएगा। दिस इज द बैकबोन एंड इसको आप गलत नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का, आई गेस ये आखिरी क्वेश्चन भी है।
या तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, और आसान क्वेश्चन है, और पता नहीं क्यों 5 नंबर, अच्छा समझिए क्यों 5 नंबर का दिया है। आपको डिफाइन करना है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न रेट एंड गिव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग CAGR। तो आधा ये हो गया, 2 नंबर का तुम्हारा सवाल हो गया। तो CAGR का बड़ा इजी सा सवाल होता है, आता जरूर है, करना है प्रैक्टिस अच्छे से, और अच्छे से इसको गलत नहीं, अच्छे से गलती मत करना भाई, अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका जो CAGR का फॉर्मूला होता है, डिवाइड तुम कर लेना, FV डिवाइडेड बाय PV रेज टू द पावर 1 अपॉन n माइनस में 1। FV इज द फाइनल वैल्यू विच इज 14,000 डिवाइडेड बाय 11,000 माइनस इस पूरे की पावर 1 अपॉन n, n इज 6 साल है तो 1/6 आ जाएगा। और ये हिंट आपको हमेशा इससे मिल ही जाएगा, तो आपका बहुत आसान काम हो जाता है। ये हो जाएगा 1.4 रेज टू द पावर 1.4 रेज टू द पावर 1/6। ओके, कुछ ऐसा। इसकी वैल्यू जो आएगी -1, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.058 -1 विच इज 0.058, जो होता है 5.8%। दिस इज द फाइनल आंसर। ये है आपका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से CAGR के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे, सिंप्लीफाई करने थे। इसमें एक मिस्टेक है बस, ये 10,000 था, 11,000 नहीं, तो उस हिसाब से ये मूव हुआ है, कभी बढ़ा है कभी घटा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पहले छोटी ग्रोथ थी, लेकिन फाइनल जो इतनी बड़ी जंप मारी, इसीलिए ग्रोथ अच्छी 5% की आपको दिख रही है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये था पूरा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स के पिछले 3 साल के PYQs। आपने खुद देखा, अच्छा खासा ये वेटेज लेकर आते हैं, और थ्योरी भी आती है ये आपका प्रूफ है कि थ्योरी आ सकती है, तो उसको पढ़ लेना। कुछ छोड़ के मत जाना कि भाई लिख के तो हम आ जाएं, नंबर हमारे ना कटें। तो बच्चों, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।